नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में एक बेहद खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। खास मैं इन्हें इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन्होंने अकेले बीड़ा उठाया था देश में पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म के प्रति जागरूकता का। मेंस्ट्रुपीडिया नाम की एक कॉमिक की शुरुआत के साथ और आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनका नाम है। अदिति गुप्ता ने अपनी कॉमिक गाइड के जरिए लड़कियों को पीरियड्स का मतलब समझाया और इस कॉमिक बुक के सभी कैरेक्टर्स रियल लाइफ और से जुड़े हुए हैं। बहुत सिंपल हैं ये कैरेक्टर्स ताकि बच्चे इनके साथ रिलेट कर सके। 11,000 से भी ज्यादा स्कूल इस कॉमिक को अपने स्कूल में इस्तेमाल करते हैं। 9 राज्य सरकारें और साथ ही साथ आईटीसी, रिलायंस, गोदरेज और बायोकॉन जैसी जो कंपनियां हैं वो इससे अपनी सीएसआर एक्टिविटी के तहत इस्तेमाल करती हैं। अदिति मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं। अदिति, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और हमारे साथ इस बातचीत में आप शामिल हो रही हैं। नमस्ते। थैंक यू, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने। अदिति, 2012 से आपने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी। अगर आपसे जानना चाहूंगी कि इंस्पिरेशन क्या था मेंस्ट्रुपीडिया शुरू करने के पीछे? मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत हुई है मेरे खुद के अपने एक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, और वो ये है कि जब 9 साल की लड़कियां बढ़ रही हैं तो उनको पीरियड्स के बारे में कैसे पता चले। जब मैं बड़ी हो रही थी तब पीरियड्स बहुत एक टैबू था, अभी भी है, और मैं वो सारी गलत धारणाएं और परंपराओं को मानती थी जो कि हमारे देश में लाखों करोड़ों लड़कियां और औरतें मानती चली आ रही हैं। और इन सारी गलत धारणाओं परंपराओं की वजह से 10-12 साल की लड़कियों को जब पीरियड्स आते हैं तो उनके घर में भेदभाव का व्यवहार होता है। तो मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा ही ख्याल रखते थे मेरा, लेकिन फिर भी जब बात आई पीरियड्स के ऊपर तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे कि अचार नहीं छू सकते हैं, कुछ पौधे को हाथ लगा देंगे तो वो सड़ जाएगा, और महावारी का खून तो इतना पवित्र होता है कि अगर उस खून का एक छोटा सा कतरा भी किसी पुरुष को छू जाए तो उसके जीवन में घोर संकट आ सकता है। तो वो सारी चीजें तो मानती चली आ रही थी मैं, लेकिन इसके बारे में जो काम हमने शुरू किया वो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। जब मैंने हम बोला तो मैं और सुनील पॉल, जो कि मेरे बिजनेस पार्टनर हैं और मेरे हस्बैंड भी हैं, हम दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे थे, और हम ज्यादातर प्रोजेक्ट एजुकेशन से रिलेटेड और लर्निंग से रिलेटेड किया करते थे। और क्योंकि हम साथ में प्रोजेक्ट करते थे इसलिए हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई पीरियड्स के बारे में उनके साथ चर्चा करने के लिए। और अगर अगर कहा जाए कि मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत कैसे हुई तो मैं बोलूंगी कि एक ओपन कॉन्वर्सेशन किया था। अगर जब जिंदगी में जब मैंने पहली बार एक ओपन खुलकर बात की थी पीरियड्स के बारे में किसी एक मेल पुरुष से, उस समय मेरा नजरिया भी बदल गया, और पूरा फिर हमने एक क्लासरूम प्रोजेक्ट किया। हमने देखा पाया कि साइंस के जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो स्कूलों में बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन जो सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो स्किप कर दिया जा रहा है। हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत सारे वर्ड जैसे कि योनी मार्ग जैसे वर्ड्स सेंसर्ड होते हैं। तो हमने जाना कि ये कम्युनिकेशन डिजाइन की प्रॉब्लम है, लोगों को झिझक है पीरियड्स के बारे में बात करने के लिए। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स बात नहीं करना चाहते। अभी हमारे देश में 1.2 करोड़ लड़कियां पीरियड्स के ऊपर हर साल प्यूबर्टी रीच होती है, लेकिन स्कूल में चैप्टर स्किप हो जाता है, और इनमें से मतलब 23% लड़कियां स्कूल मिस करने चालू कर देती है। मतलब कि हर 4 में से एक लड़की स्कूल मिस करने लग जाती है जब उसके पीरियड आना शुरू होते हैं। तो काफी एक हमको बड़ा प्रॉब्लम लगा जिसको कि हम करना चाहते थे, एड्रेस करना चाहते थे, और इसलिए हमने सोचा कि कोई ऐसा मीडियम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि लोगों की झिझक कम हो जाए, लोग खुलकर बात करें। और हम मानते हैं कि जो झिझक वाला और जो शेम वाला जो इमोशन है बहुत ही वैलिड इमोशन है, तो लोगों को कैसे कंफर्टेबल किया जाए। तो हमने कुछ गेम्स के थ्रू करने की कोशिश की, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि अगर डिजिटल गेम होगा तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रिसिटी हर गांव में मौजूद नहीं है। तो फिर हमने कॉमिक बुक लोगों के लड़कियों के जैसा आपने बताया लड़कियों की कहानियां इकट्ठा कर रहे थे, उनको फिर कैरेक्टर्स रियल लाइफ स्टोरीज हैं ये सब, और कैरेक्टर्स हैं, और उनको एक 88 पेजेस की किताब है मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बुक में कंपाइल किया, और
जब वो हमने टेस्ट किया तो काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था। लड़के लड़कियों के साथ साथ लड़कियां अपने पेरेंट्स के सामने ये किताब खोलकर पढ़ रही थी। तो हमने पाया कि और ये जो प्रिंट मीडिया है और ये जो कॉमिक बुक है, ये इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा एकदम इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी ये जाकर लड़कियों को पीरियड्स के बारे में सिखा सकता था। और इस तरह से मेंस्ट्रुअल कॉमिक बुक की शुरुआत हुई। अदिति, 2012 में आपने शुरुआत की, 10 साल करीब करीब यहाँ पर पूरे होने को आए हैं। अगर मैं पिछले इस दशक की बात करूँ, आपके लिए जो ये पिछले 9 साल 10 साल रहे हैं, क्या कुछ बदलता हुआ आपने देखा है? 2012 में जब शुरुआत की थी तो जाहिर तौर पर लोग बहुत खुलकर रही बात कर रहे थे, और हम सब ने वो समय देखा है जब छुप छुप कर आप सैनिटरी पैड्स भी खरीदते हैं। पिछले कुछ सालों में इससे रिलेटेड मूवीज़ भी यहाँ पर आई हैं, सिनेमा के माध्यम से भी ये समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन आज की तारीख में जब आप स्कूलों में जाती हैं या फिर आप गाँव देहात में जाती हैं अवेयरनेस पैदा करने के लिए, तो क्या बदलाव आपने देखा है? हमने पहले तो ना, जब हम 2012 में हमने शुरू की थी तो हम स्टैब्लिश करना चाहते थे कि पॉजिटिव तरीके से कॉन्वर्सेशन हो सकता है। तो वेबसाइट पे ऐसे जो भी अच्छे सुंदर सुंदर चित्र है, इलस्ट्रेशन है, और ताकि लोगों को अनकंफर्टेबल ना महसूस हो। तो पहली बार जब मेंस्ट्रुअल मैंने ये स्टैब्लिश किया कि पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन हो सकता है, तो आप पाएंगे कि जो कॉन्वर्सेशन था, एड्स में भी एड्स के जिंगल भी चेंज हो गए। पहले होता था कि हम डाउन है, लागत चुंदरी में दाग, जो भी चेंज हो गया कि आई एम नॉट डाउन वाले जिंगल्स आ गए, या फिर टच द पिकल कैंपेन जैसे कैंपेन सैनिटरी नैपकिन की कंपनीज ने रन किया। और वो एक समय भी ऐसा था जिस समय हमारे देश में फेमिनिस्ट सुनामी चल रही थी, लोग बात करना चाहते थे औरतों के इश्यूज के बारे में। तो एक बहुत ही अच्छा समय था। फिल्म्स बनी है और कलेक्टिवली अभी ऐसा हुआ है कि लोग पीरियड्स के बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन जब बात आती है अनअवेयरनेस की, तो या एक्सेस ऑफ सैनिटरी नैपकिन या हाइजीनिक प्रोडक्ट्स की, वो अभी भी काफी कम है, जिसके लिए मैं बिल्कुल दाद देना चाहूंगी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को। जब उनके स्पीच में आता है कि ₹1 का सैनिटरी पैड अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के स्पीच में आ रहा है, तो वो लोग खुलकर बात करेंगे। लेकिन बहुत स्कोप है काम करने का। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि टैबू खत्म हो गया। लोगों की विलिंगनेस बढ़ गई है पीरियड्स के बारे में जागरूक होने की। ये एक बदलाव मैं देख रही हूँ। लेकिन लड़कियों को गुड अच्छी क्वालिटी का पैड एक्सेसिबल, अच्छा एजुकेशन एक्सेसिबल, इसके लिए अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। और पीरियड प्रोडक्ट के डिस्पोजल, ये सब का भी काम करना बाकी है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मैं ऐसे मूवमेंट या कैंपेन देख रही हूँ, जैसे कि हम काम करते हैं स्टेट के साथ, और उनका एक रीसेंट कैंपेन है जहाँ पे कि पापा अपनी बेटी से पीरियड्स के बारे में बात करें। ये सब एक बहुत ही पॉजिटिव, पहली बार हम देख रहे हैं ऐसा हो, एक पॉजिटिव बदलाव है। लेकिन फिर भी अगर सैनिटरी नैपकिन का एड अगर टेलीविजन में आता है तो हमेशा वो ब्लू लिक्विड होता है, जबकि जो पीरियड्स का खून है वो लाल रंग है। और जबकि वायलेंस इंड्यूस ब्लड, जैसे कि अगर फिल्मों में कोई हीरो मार खा रहा है तो वो सारे फिल्म प्राइम टाइम पे आते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस लाने की जरूरत है। लेकिन जो भी बदलाव आ रहा है वो एक ऑप्टिमिस्टिक बदलाव है, मतलब एक होपफुल करता है मुझको वो, और फ्यूचर जनरेट करता है। बिल्कुल 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 पॉजिटिव चेंज है यहाँ पर। अदिति, आप बहुत सारी इन कॉमिक्स के साथ साथ आप बहुत सारी वर्कशॉप्स भी करती हैं। जो आपकी वर्कशॉप अटेंड करने के लिए बच्चे आते हैं, या वो जो उम्र है बच्चियों की जिस समय उन्हें पीरियड्स होने वाले होते हैं, क्या वापस लेकर वो जाती हैं? किस तरह का थॉट प्रोसेस लेकर वो आपकी वर्कशॉप से निकलते हैं? हम जब वर्कशॉप करते हैं तो हम जो वर्कशॉप या एजुकेशनल सेमिनार्स करते हैं वो इस वजह से करते हैं कि हम दूसरों को इनेबल कर सकें। तो सेंस्ट्रोपीडिया, अगर मैं वर्कशॉप करती हूँ तो मैं काफी कम वर्कशॉप करती हूँ, हमारे जो ट्रेन्ड एजुकेटर्स है वो ज्यादा वर्कशॉप करते हैं। लेकिन अगर एक चीज है जो कि टेक अवे है, जो कि अगर बच्चियां लेकर जा रही है, तो वो ये है कि वो अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव रहे। पीरियड का एक्सपीरियंस मैं उनको नहीं बोल सकती कि पीरियड का एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा होगा या खराब होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव रहे तो, और अशेम्ड ना फील करेंगे, क्योंकि अगर वो अशेम्ड फील करेंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं बता पाएंगे। हम उनको सेंसिटाइज करते हैं और
उनको बोलते हैं कि अपने दर्द के बारे में वोकल रहिए। पीरियड पेन सबसे सबसे पहला सिम्पटम होता है बहुत सारे पीरियड डिसऑर्डर का, जो कि बहुत ही कॉमन होता चला आ रहा है। तो लड़कियों को, अगर लड़कियों का वर्कशॉप होता है तो हम उनको सिखाते हैं कि पीरियड्स के बारे में पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करिए और पॉजिटिव रहिए जितना अवेयरनेस हो सके। जब हम लोग पेरेंट्स का वर्कशॉप लेते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि पीरियड्स के बारे में अशेम्ड मत होइए, क्योंकि अगर आप अशेम्ड होंगे पीरियड्स के बारे में तो आपकी लड़कियां भी शर्मनाक महसूस करेंगी। और ये एक बहुत ब्यूटीफुल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से हम सबको ये जीवन मिला है, तो शर्मनाक होने वाली कोई बात नहीं। चुनौतियां तो हर बिजनेस में आती हैं, मगर काबू वही पाते हैं जिनके पास होती है पक्की रणनीति। हम देंगे आपको ऐसा नजरिया जिससे बिजनेस करना होगा बेहद आसान। शेयर करेंगे ऐसे आइडियाज जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जो भरेंगे आपके पोर्टफोलियो में जान। भारत की तरक्की में अब बढ़ेगी आपकी भागीदारी। ET Now स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। Channel partner National Stock Exchange. Channel partner Union Bank of India. Good people to bank with. देखो देखो देखो, नया टीवी देखो। आ गई सब्जियां छोटू की दुकान से लाई हो ना, वही सही रेट देता है। हाँ पापा। डिसाइडेड, 55 इंच का टीवी इस दीवार पे लग जाएगा। ओह सुपर, कल मैं चेक दे दूंगी। तुम नहीं, मैं अपने पैसों से। वाओ, कैसे? ये देखो एडवर्टाइजमेंट, 30% एश्योर्ड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब सब्जी सिर्फ छोटू की दुकान से, पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी भी हरे गहरे से। पापा, अजनबी का ज्ञान, अपना नुकसान। लेकिन फिर टीवी? सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Presented by Herbalife Nutrition. Powered by Darwin Platform Group of Companies. Never stop moving forward. Driven by Maruti Suzuki. Channel partner National Stock Exchange. Channel partner Union Bank of India. Good people to bank with. अदिति, आपकी कॉमिक पढ़कर एक बात तो साफ है कि जो छोटी उम्र की बच्चियां हैं वो बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हैं ये पूरा का पूरा प्रोसेस। किस तरह का रिसर्च जाता है, क्योंकि देखिए ओवर द इयर्स जो आपका स्टोरी टेलिंग टेक्निक है वो जाहिर तौर पर बदला है। अलग अलग उम्र की लड़कियां हैं, इसलिए सब जो टेक अवेज होती हैं उस मैगजीन से वो मकसद भले ही एक है लेकिन तरीका बिल्कुल अलग अलग, आपको ज़्यादा एजुकेशनल उसे बनाने के लिए कनेक्ट करना पड़ता होगा। इसीलिए आप ऐसे कैरेक्टर्स भी चुनती हैं जो उन्हें अपने लगे, जो लगे कि हाँ चलिए मेरी फैमिली के ये मेंबर्स हैं और इनसे मैं खुलकर बात कर सकती हूँ। किस तरह का रिसर्च जाता है इस तरह की स्टोरी टेलिंग के पीछे, अगर आप हमें शुरुआत से बता सकें। बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल है ये। तो बहुत सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च तो होते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है जिसको कहते हैं अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ यूजर। आप पूरा दिन बिताते हो उस पर्टिकुलर यूजर के साथ, देखते हो कि वो किस तरह के स्पेस में रहते हैं। उसके बाद जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं वो डिजाइन प्रोसेस होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अजम्पशन के साथ। सब लोगों को अजम्पशन होता है कि अरे गरीब जगह पे या फिर जो अनपढ़ लोग हैं उनके पास टैबू ज्यादा होगा, जबकि पीरियड्स और एटलीस्ट टैबू टॉपिक में ऐसा नहीं होता है। जो अनअवेयरनेस होता है वो शहरों में भी काफी हद तक उतना ही लेवल का होता है जो कि एक गांव में पाया जा सकता है। फिर हम यूजर स्टडी करते हैं, उसके बाद एफिनिटी डायग्राम बनाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसके बाद हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। कोई भी ये जो किताब अगर आप देख रहे हैं जो ट्रेंड्स टू बी कॉमिक, वो प्रोबेबली हमारे कंटेंट का 20th वर्जन होगा। एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसके बाद फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर आइट्रेशन होते हैं डिजाइन के, और फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है।
लेकिन इन सारी चीजों के बीच में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने गेट कीपर्स के साथ बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और हमारे गेट कीपर्स कौन है? अगर आप जब टैबू टॉपिक के बारे में बात करें, हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है कि लड़कियां किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रही हैं, तो वो लड़कियों को रोक सकते हैं वो उस सब्जेक्ट पे ऑल टुगेदर सीखने से। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वो कहते हैं द वे यू डिलीवर साइंस इज एज इम्पोर्टेंट एज साइंस। और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब विमेन हेल्थ की बात करें तो हम पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, वो सारा हमारा कंटेंट देखते हैं और स्टोरी बोर्डिंग फेज में हम करते हैं। तो एक बार हम कहानी लिखने के पहले हम टीचिंग पॉइंट्स लिस्ट डाउन करते हैं। टीचिंग पॉइंट्स को हम कहानियों में वीव करते हैं, उसकी स्टोरी बोर्डिंग होती है। स्टोरी बोर्डिंग ये सारे गेट कीपर्स से रिव्यू होता है। जब मेंस्ट्रुएटेड कॉमिक बन रहा था तो वो सारे स्टोरी बोर्ड मेरी मम्मी भी रिव्यू कर रही थी, क्योंकि मेंस्ट्रुएटेड कॉमिक मैंने अपने एक्सपीरियंस की वजह से बनाया। तो अगर मेरे घर में लोग कंफर्टेबल नहीं फील करते तो मैं बाहर किसी को नहीं बोल सकती कि आप लड़कियों को पीरियड्स के बारे में इस माध्यम से पढ़ाइए। तो वो होने के बाद हम एक गायनेकोलॉजिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के साथ काम करते हैं, जो कि हमारे सारे कॉन्टेक्ट को रिव्यू करते हैं कि मेडिकली एक्यूरेट है कि नहीं। उसके बाद फिर हम पेरेंट्स को कोई भी मेंस्ट्रुएटेड कॉमिक मार्केट में आने के पहले कम से कम 100 पेरेंट्स पढ़ लेते हैं उनको, फिर वो हमको फीडबैक देते हैं। हमने एक बॉयज के ऊपर प्यूबर्टी बुक बनाई है जिसका नाम है गुली। तो 100 से भी अधिक पेरेंट्स ने उन पूरे किताब को पढ़ा है और उसके बाद वो जो भी फीडबैक देते हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद फिर वो मार्केट रेडी होता है। लेकिन उसके बाद भी उसकी वर्जनिंग होती है। अगर कोई एक ऐसा फीडबैक आता है जो कि बार बार हमारे पेरेंट्स से और लड़कियों से आ रहा है तो हम उसको चेंज कर देते हैं दूसरे तरीके में। ठीक है अदिति, देखिए ये तो बात हुई पीरियड्स की। फिजिकल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं किसी भी लड़की को वो हम उसे बताते हैं, पीरियड्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उसे मिल गई। लेकिन एक टैबू या फिर मैं ये कहूँ कि एक झिझक है महिलाओं में पीएमएस को लेकर। क्या आपको लगता है कि अब पीएमएस या पीएमडीडी जिसे हम कहते हैं उसके बारे में भी खुलकर बात करने की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पर भी फिजिकल चेंजेस के साथ साथ आपके मेंटल चेंजेस जो हैं किसी भी महिला के जीवन में वो बहुत इफेक्ट करते हैं। डेफिनेटली आई थिंक जब भी हम बात करते हैं ना कि पीरियड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना है तो ये जानना कि कितनी लड़कियों को एजुकेट किया बिहेवियरल चेंज की जरूरत है। तो जब लड़कियों को इस तरीके से बड़ा हम रेज कर रहे हैं जहाँ तक लड़कियां पीरियड्स के बारे में वोकल है तो उनका बिहेवियर और उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स पीरियड्स या उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर बॉडी बहुत ही अलग होता है एज कम्पेयर टू ओल्डर महिलाओं से। और इसके लिए बड़ी महिलाओं के लिए हमारे पास किताब नहीं है, लेकिन बहुत सारा मटेरियल है। लेकिन हमारे पास एक फ्लो बडी ऐप है, तो हम ऐप के थ्रू बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं जो कि 2 मिनट का होता है मैक्सिमम, जिसमें कि प्रैक्टिकल इश्यूज है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड। जैसे कि हम अगर मेरी सहेली को पीरियड्स आए तो मैं क्या करूँ, अगर मेरी बच्ची को मेरे घर में पीरियड्स आए तो मैं क्या करूँ, अगर मैं पापा हूँ और मेरी बच्ची को पीरियड्स आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ। और ये इंग्लिश हिंदी में अभी अवेलेबल है, लेकिन ये बाकी सारी भाषाओं में अवेलेबल है। तो ऐप के थ्रू हम उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं एक वाइडर ऑडियंस को। और मेंस्ट्रुपीडिया ब्लॉग पे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। हमारी राइटर्स की कम्युनिटी कुछ 500 राइटर्स की कम्युनिटी है जो कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और काफी वायरल हुआ करते थे एक टाइम पर ये सारे आर्टिकल्स। अभी आर्टिकल्स से ज्यादा लोग वीडियोस कंज्यूम करते हैं। तो सिर्फ पीएमएस के बारे में नहीं बल्कि डिस्मोनेरिया के बारे में बहुत सारे पीरियड डिसऑर्डर के बारे में बहुत सारे कॉन्वर्सेशन होते थे। तो वो सारे कॉन्वर्सेशन बहुत सारे कम्युनिकेशंस हैं जो कि बच्चों के साथ हम बुक में करते हैं। बाकी सारे कॉन्वर्सेशंस हमारे ब्लॉग पे, हमारे ऐप पे और हमारे वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के थ्रू होता है। और देखिए पीसीओडी और पीसीओएस ये दो ऐसी मैं बीमारियां इन्हें नहीं कहूँगी, बट ये एक प्रॉब्लम है जो आज की तारीख में बहुत सारी युवा लड़कियां भी इसे झेल रही हैं, इससे परेशान रहती हैं। उनके मूड पर इसका बहुत असर पड़ता है, उनके फिजिकल अपीयरेंस पर इसका बहुत असर पड़ता है। क्या इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आप अपनी कॉमिक बुक्स में या फिर आप अपने वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू देती हैं? सबसे पहली बात पीसीओएस या पीसीओडी ये दोनों सेम चीजें हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम।
और ये बिल्कुल आपने सही बात कहा कि बहुत ही कॉमन हो रहा है। ये फर्क नहीं पड़ता कि युवा है या फिर आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसका पहला सिम्टम्स जानने की हमको जरूरत है। और पहला सिम्टम्स ज्यादातर बहुत ज्यादा पेन होता है या फिर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो हम डेफिनेटली लड़कियों को वोकल करते हैं पीरियड्स पेन के बारे में, ताकि वो अगर कोई डिसऑर्डर हो तो जान सके और सही टाइम पे डायग्नोस हो सके। इंडोमेट्रियासिस या पीकॉस जैसे डिसऑर्डर जो होते हैं, कम से कम ऑन एन एवरेज 7 साल लग जाता है उसको डायग्नोस करने में। अभी के लिए हम पीकॉस या पीरियड डिसऑर्डर जैसे जो पीरियड डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन किसी भी चैनल से नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम देंगे क्योंकि ये जो फ्लो बडी ऐप जो हम जिसको डेवलप कर रहे हैं और उसमें नए नए टॉपिक्स ऐड करते रहते हैं, उसमें ही ऐड होगा, लेकिन कॉमिक बुक के थ्रू ये नहीं हो रहा है। ठीक है, अदिति आपसे जानना चाहूँ सबसे बड़ा चैलेंज अब तक आपकी कंपनी ने या आपने पिछले 9-10 सालों में क्या फेस किया है? व्हाट हैज बीन द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर यू? आई थिंक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब भी आप ऐसा कुछ काम करते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप एनजीओ हो, तो वो एक चैलेंज था कि लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता कि बल्कि हम कभी एनजीओ नहीं थे और हमेशा इसको एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रोडक्ट ही बनाना चाहते थे। तो शुरुआत में ये चैलेंजिंग था कि कोई भी बिजनेस एक्सपर्ट इसको बिजनेस आइडिया की तरह नहीं देखते थे। तो फंड का एक चैलेंज हमेशा रहा है हमको, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग किया था और हम 4 लाख रेज करना चाहते थे, हमने 5 लाख रेज किया था और उससे फिर ये कंपनी सस्टेनेबल हो गई। तो जो भी फेज आया वो हमने काफी फ्रुगल तरीके से उसको सॉल्व कर लिया, लेकिन ये मैं बोलूंगी कि मेंस्ट्रुपीडिया जैसे बिजनेसेस को हमेशा ही थोड़ा टाइम लगता है बिजनेस के एंगल से समझने में, क्योंकि उसको एक एनजीओ की कैटेगरी में डाल देते हैं, लेकिन वो चैलेंज हमने ओवरकम किया है क्राउड फंडिंग करके और ऑन ग्राउंड बेस पर। अदिति, पिछले 9-10 सालों में आपने एक चीज़ तो देखी होगी कि भारत जो है वो गांवों में बसता है। आप मेंस्ट्रुएशन हाइजीन से लेकर पीरियड्स के बारे में जितनी भी अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन होती है वो शहरों में पहुंचाना फिर भी थोड़ा आसान होता है, क्योंकि ज़्यादातर जनता यहाँ पर पढ़ी लिखी होती है। लेकिन गाँव देहात में अभी भी कई हज़ारों की संख्या में आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं, जो शायद इस तरह का रिटर्न मटीरियल भी अपने बच्चों को देने से पहले 2 बार झिझकते होंगे, सोचते होंगे। आपके हिसाब से रूरल इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन्हें कैसे ट्रेन किया जा सकता है, उन्हें कैसे अवेयर किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, और इसी के लिए हमारा सबसे पहला फोकस ये था कि हम जो मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक है वो भारत की हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो मेंस्ट्रुपीडिया जो किताब है आज के दिन भारत की हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, अरेबिक लैंग्वेज को छोड़ के। तो उर्दू उसमें नहीं आता है अनफॉर्चुनेटली, तो उर्दू के अलावा ये सारे ही भारतीय भाषाओं में अवेलेबल है। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की कि पेरेंट्स कैसे खरीदकर बच्चों को देंगे। तो जब अभी हम रूरल लड़कियों तक पहुंचना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी अलग होती है। Aditi, I'm sorry, we have to start the answer again because आपका ऑडियो वीडियो ग्लिच आ गया था बीच में ना, वीडियो ग्लिच था। तो आप दोबारा इसका जवाब दे दीजिए कि कैसे हम गांव देहात में अवेयरनेस ज़्यादा अच्छे से फैला सकते हैं, बताइए। तो मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बुक जो है वो हिंदुस्तान के सारे ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, सिर्फ अरेबिक लैंग्वेज को छोड़कर। अनफॉर्चुनेटली उर्दू में नहीं है, अदरवाइज जितने भी इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस है उन सारे लैंग्वेजेस में मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक अवेलेबल है। इसका मतलब आप किसी भी गांव के किसी भी इंटीरियर पार्ट में हो, इंग्लिश या हिंदी नहीं पढ़ते हैं, तो आपके लैंग्वेज में ये कॉमिक बुक आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस में मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक एक इकलौती किताब होती है इसके ऊपर। जब बात आती है कि गाँव में रूरल लड़कियों तक कैसे पहुंचा जाए, वहां पे हमारी स्ट्रेटेजी अलग होती है। हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, हम सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और CSR प्रोग्राम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे बहुत ही रिसेंटली हमने मोगा डिस्ट्रिक्ट में पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम किया, जिन्होंने ये मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस की जो ड्राइव है उसको 40,000 लड़कियों तक लेकर गए। तो उन्होंने 10,000 किताबें ली हैं और उन्होंने ऐसे 2 आई थिंक
300 या 400 स्कूलों तक ये पहुंच रहे हैं। तो एक किताब 7 लड़कियों के बीच में पंजाबी किताब पहुंच रही है। वैसे ही असम में हम यूनिसेफ के साथ काम कर रहे हैं। तो यूनिसेफ ये किताबों को टी गार्डन में जो वर्कर्स हैं उनके जो किड्स हैं उन तक पहुंचाते हैं, हाँ बच्चे हैं। तो वहां पे भी ऐसे 3-4 हजार, और यूनिसेफ आसाम के साथ हमने काफी सालों से काम किया है। फिर कर्नाटका में बायोकॉन ने कम से कम 50,000 स्कूलों तक ये किताब 50,000 लड़कियों तक ये किताबें पहुंचाई थी, हमने एक काम किया था। और कन्नड़ा किताब, फिर तेलुगु में जो किताब थी वो 22 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं वहां पे सारे जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं वहां पे ये किताबें डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। तो रूरल एरियाज में हम डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, और हम उनको हेल्प भी करते हैं कि आप कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो हम एक लॉन्गर उनके साथ एक लॉन्गर हमारा कोलैबोरेशन होता है। और अर्बन मार्केट के लिए लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं। बिल्कुल। अदिति, आखिर में जो पेरेंट्स हैं या फिर जो यंग गर्ल्स हैं इस समय आपका शो देख रही हैं, उन्हें आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मेरे तरफ से सिर्फ एक ही मैसेज होगा कि पेरेंट्स के लिए कि प्लीज आप पीरियड्स के बारे में शर्मनाक महसूस ना करें। अगर आप शर्मनाक रहेंगे पीरियड्स के बारे में तो आपकी बच्चियां भी शर्मनाक रहेंगी। और लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ कि पीरियड्स एक बहुत ही हेल्दी प्रोसेस होता है, एक हेल्दी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम सबको ये जीवन मिला है। तो पीरियड्स के बारे में आप जितना जानेंगे उतना ज्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आप कुछ भी हो जाए अपने शरीर के बारे में हमेशा ही बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आगे भी ऐसे ही काम करती रहिए। देश बहुत बड़ा है और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं या फिर यंग गर्ल्स हैं जिन्हें अवेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेड इन इंडिया के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।